गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड केस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहला आर्टिकल हमें जिस सेक्शन से कवर करना है वो है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है सफर के बारे में। तो सफर है क्या? तो देखिए, सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्ट एंड रिसर्च। ओके, ये पूरा फुल फॉर्म है सफर का। सफर है क्या? तो सफर क्या करता है? एयर क्वालिटी को मेजर करने का काम करता है कि एक सिटी में एयर की क्या क्वालिटी है। वेदर फॉरकास्ट को भी बताता है कि आज का वेदर कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये काम करता है सफर। रिसेंटली सफर ने क्या किया है, दिल्ली की जो इंडिया में जो चार इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई एंड पुणे, इन चार सिटीज के एयर पोल्यूशन का डाटा इसने स्टडी किया है। स्टडी करने के साथ साथ इन डाटा को इसने 2020 और 2021 इन दोनों ईयर के डाटा को आपस में कंपेयर किया। तो इसने ये पाया है कि जो तीन सिटीज हैं, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली, इन तीनों सिटीज में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। और सिर्फ पुणे इकलौती ऐसी सिटी रही है इन तीनों में से जहां पर पॉल्यूशन का लेवल लास्ट ईयर से कम देखने को मिला है आफ्टर दिवाली। ठीक है, क्योंकि दिवाली के बाद ही ज्यादा अपराइज हमें देखने को मिलता है पॉल्यूशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सफर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो सफर इंस्टीट्यूट है या फिर ये सफर जो इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलेटेड है इस इनिशिएटिव से। ओके, क्या काम करता है ये? तो ये एयर क्वालिटी को मेजर करने का काम करता है मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज की, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं आपकी, उन सिटीज में एयर पॉल्यूशन को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी को मेजर नहीं करता है, इसके साथ साथ जो वेदर फिनोमिनाज है उन्हें भी ये मेजर करता है। तो टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन, इन सबको भी मेजर करने का काम करता है। इसके बाद द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड सफर एज अ प्रोटोटाइप एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड इन इट्स इम्प्लीकेशन। चलिए अगला, सफर कौन कौन से पॉल्यूटेंट को मेजर करता है, ये इंपॉर्टेंट है यहां से। तो देखिए, पीएम 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन एंड मरकरी, ये है टोटल वो पॉल्यूटेंट्स जिनको मेजर करता है, जिनको मॉनिटर करने का काम सफर करता है। ठीक है, सफर को डेवलप किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे, इसने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा एक और इंडेक्स होता है जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, ये भी क्या करता है? एयर क्वालिटी को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, मेन फोकस इसका हेल्थ को इफेक्ट करने वाले जो पॉल्यूटेंट रहते हैं, जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम दे सकते हैं, उनको मेजर करना रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का काम। तो ये टोटल 7 यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले टोटल 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स है इसमें। तो सबसे पहला कौन सा है? तो ग्राउंड लेवल ओजोन है। ओजोन जो ग्राउंड लेवल पर पाई जाती है वो भी एज अ पॉल्यूटेंट काम करती है। PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ये टोटल 8 है। यहाँ पर गलती हुई है, ये फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर हमें सबसे पहले डिस्कस करना है ओमिक्रॉन के बारे में। क्या है ओमिक्रॉन? तो देखिए, ओमिक्रॉन जो है वो कोरोना का न्यू वेरिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओमिक्रॉन क्या है? ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है। कहां पर इसको डिस्कवर किया गया है, कौन सी कंट्री में पाया जाता है? तो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम इसका आउटब्रेक देखने को मिला था, या फिर फर्स्ट केस जो है ओमिक्रॉन का साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। ठीक है, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्या कर दिया है? इसे कोविड का एक स्ट्रेन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर्ड, ये इसका नाम है, स्ट्रेन का नाम है, और कोविड का एक स्ट्रेन इसे डिक्लेयर कर दिया है WHO ने। ओके, तो यही इसकी न्यूज, इस कारण ये न्यूज में। तो देखिए,
ओमिक्रॉन जो है ये 5th वेरिएंट है जो कि हमें देखने को मिल रहा है कोविड का। इसके पहले 4 और वेरिएंट है, वो भी आ चुके हैं। वेरिएंट होते क्या है इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए वेरिएंट क्या होता है, जो पुराना वायरस है उसमें जब कोई नया म्यूटेशन आ जाता है, क्या होता है वायरस अपनी कॉपीज बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका ओरिजिनल वायरस, ठीक है, तो ये रेप्लिकेट होता है और अपनी कॉपीज बनाता है। लेकिन कॉपी बनाते समय जब ये पूरी तरीके से अपनी कॉपी ना करे या फिर इसके दूसरे वाले फेज में कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह ऑकर हो जाए तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फिर ये क्या बन जाता है, वेरिएंट बन जाता है और धीरे धीरे इसके आरएनए में चेंज हो जाता है और ये एक नया स्ट्रेन बनकर तैयार हो जाता है। ओके, अब ये नया स्ट्रेन बनने से होता क्या है कि मान लीजिए कि हमने कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई है, ठीक है, तो हो सकता है ये जो वैक्सीन हो वो नए वाले वेरिएंट पर काम ना करे। अगर आपको नया वाला वेरिएंट हुआ है यानी कि आपको ओमिक्रॉन हो जाता है, ठीक है ना, आपको ये कैच कर लेता है, तो जो वैक्सीन है वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, इसके चांसेस रहते हैं क्योंकि ये म्यूटेट हो चुका है। ठीक है, म्यूटेशन के कारण ये जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी डिफर करने लगते हैं इसके पुराने पेरेंट स्ट्रेन के साथ। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो जाती है। तो टोटल 5 वेरिएंट हमें देखने को मिले हैं। डिस्कस कर लेते हैं ये वेरिएंट कहाँ कहाँ पर अकर हुए। सबसे पहले ओमिक्रॉन के बारे में हम देख चुके हैं, ये साउथ अफ्रीका में हुआ। डेल्टा वेरिएंट, ठीक है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था डेल्टा वेरिएंट, ये इंडिया में एमर्ज हुआ था। ठीक है, गामा, गामा कहाँ पर एमर्ज हुआ, तो ये ब्राजील में हुआ। बीटा, बीटा कहाँ हुआ, तो ये साउथ अफ्रीका में, अगेन साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट होता है। अल्फा वेरिएंट ब्रिटेन में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चारों मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ओके, क्या कंटेस्ट है, तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के ऊपर। ठीक है ना, फॉर चेंजिंग द नेचुरल कोर्स ऑफ कुरभा दहली नल्ला। ठीक है, एक वाटर चैनल है कहां पर, उड़ीसा में, उसका नेचुरल कोर्स को चेंज कर रहे थे ये लोग, इसीलिए उसके ऊपर 2 करोड़ का फाइन लगाया है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसको स्टैब्लिश किया जाता है 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, बाय एक एक्ट इसको स्टैब्लिश किया जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, मकसद क्या था इस बॉडी को स्टैब्लिश करने का, तो देखिए इंडिया में केसेस बहुत सारे पेंडिंग होते हैं और जो कोर्ट होती है वो सारे केसेस को सॉल्व करने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाती है। तो स्पेशली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई केस है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई केस है, तो वो डायरेक्टली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा और वहां पर इसका स्पीडी ट्रायल चलेंगे और इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जाएगा। उसी पर्पज से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया था। इसकी जो मेन ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है, बाकी इसकी सीट्स वगैरह भी बनाई गई हैं भोपाल में, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, आई एम सॉरी। ट्रिब्यूनल जो है वो नेचुरल जस्टिस पर वर्क करेगा, यानी कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करेगा, जबकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये फॉलो करेगा। ठीक है, और केस को मैंडेटरी है कि डिस्पोजल करना कितने मंथ के अंदर, फाइनली विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा अगर वो एनजीटी में जाता है तो। ठीक है, एनजीटी के साथ ही इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd ऐसी कंट्री बन गया है जिसके पास इस प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री था, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, देन इंडिया। ठीक है, यही 3 कंट्रीज है जहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। कंपोजिशन की बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, किसकी कंपोजिशन किस प्रकार से रहती है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल 40 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। 20 रहेंगे एक्सपर्ट मेंबर्स, 20 रहेंगे जुडिशियल मेंबर्स। ओके, इसका जो चेयरमैन रहेगा वो कौन होगा, वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनमें से दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, सिलेक्शन कौन सिलेक्शन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेगा इसके चेयरमैन को। एक्सपर्ट जो मेंबर्स रहेंगे
वो कहाँ से, वो आपकी मिनिस्ट्रीज से आएंगे। ओके, एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक होनी चाहिए और रिटायर्ड या फिर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। मिनिस्ट्री वगैरह उनको रिकमेंड करने का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है नोरो वायरस के बारे में। नोरो वायरस क्या है, ये भी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। इसके केसेस आउटब्रेक हुए हैं केरला, कर्नाटका और उनके सराउंडिंग एरियाज में। ठीक है, टोटल अभी तक 13 केसेस देखने को मिले हैं इस रीजन में। क्या होता है नोरो वायरस, तो देखिए ये एक प्रकार का इज अ बग सिमिलर टू डायरिया इंड्यूसिंग रोटा वायरस। ठीक है, जिस प्रकार से रोटा वायरस जो है डायरिया वगैरह कॉज करता है सॉरी, वैसे ही नोरो वायरस जो है वो भी डायरा इंड्यूसिंग वायरस है। ठीक है, कहां पर अटैक करता है, तो आपको जो इंटेस्टाइन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इलनेस जो है वहां पर अटैक करता है ये वायरस। ठीक है, तो आपको किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं नोरो वायरस में, तो वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है। ठीक है, नॉर्शिया जैसा फील कर सकते हो, पेट में आपके दर्द हो सकता है, फीवर, हेडेक आना, बॉडी एक होना, ये सारे सिम्टम्स इस डिजीज में ऑकर होते हैं। स्प्रेड कैसे होता है ये, तो देखिए ये हाईली कंटेशियस होता है, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, सरफेस के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये स्प्रेड होता है। ठीक है, अब इसकी खासियत यह है नोरो वायरस की कि ये बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट से इम्यून है, रेजिस्टेंस है इसके पास। यानी कि अगर आप सरफेस को साफ भी कर देते हो, सैनिटाइजर वगैरह कर देते हो, तो उससे भी ये बच जाता है। ठीक है, बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट से ये रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा ये हीट को भी बहुत ज़्यादा समय तक झेल सकता है, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ये झेल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो जाता है ये। ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए इस डिजीज का एज सच कोई ट्रीटमेंट वगैरह बिल्कुल अवेलेबल है, इसके साथ साथ सेल्फ ट्रीटमेंट भी है ना। 2-3 दिन तक इसके सिम्टम्स रहते हैं, फिर सारी कंडीशंस जो है वो नॉर्मल हो जाती है। बस प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, जब आप बहुत ज़्यादा यंग यानी कि किसी छोटे बच्चे को हो जाए, ठीक है, या फिर कोई बहुत ओल्ड व्यक्ति है उसे हो जाए, या फिर माल नरिश चिल्ड्रन को हो जाए, तब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। एमपी में क्या चल रहा है, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक मैसिव ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम को चला रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो है मध्य प्रदेश का ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम, ये न्यूज में रहा है। इंपॉर्टेंट अगर हम ट्राइब की बात करें मध्य प्रदेश की, तो भील और गोंड ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइब है मध्य प्रदेश की। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताइए कि मध्य प्रदेश की बिगेस्ट ट्राइब कौन सी है और इंडिया की बिगेस्ट ट्राइब कौन सी है। ओके, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन आउटरीच प्रोग्राम में क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ठीक है, यानी कि पीसा एक्ट, पीसा एक्ट का यूज किया गया है, जहां पर सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इंड्यूस की गई है ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, फिर जो महुआ है, एक पेड़ होता है महुए का, फ्रूट होता है, उससे अल्कोहल बनाया जाता है, तो उसको लीगलाइज करने की बात की गई है। इसके अलावा जो छोटे छोटे केसेस होते हैं अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ महुआ लिकर, उन्हें विड्रॉ कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसके बाद होम डिलीवरी की जा रही है फूड ग्रेन्स की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ छिंदवाड़ा जो है उसे किसके नाम पर, शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। शंकर शाह कौन थे, तो ये गढ़कटंगा जो किंगडम है आपकी, वहां के रूलर हुआ करते थे, गोंड किंगडम के रूलर थे शंकर शाह। ठीक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भी जो स्क्वायर वगैरह जो होते हैं आपके, उनका नाम तांत्या भील के नाम पर रखा जा रहा है। ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज जो कि मंडला में बन रहा है, उसका नाम आफ्टर राजा हृदय शाह लोधी, उनके नाम पर रखा जा रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो भोपाल का जो रिसेंटली हबीबगंज स्टेशन है, उसका नाम रानी रानी कमलावती के नाम पर रखा गया है, जो कि अगेन क्या थी, एक गोंड क्वीन थी। फिर राजा संग्राम शाह अवार्ड फॉर द बेस्ट वर्क इन ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, ये दिया जाएगा। ठीक है, रानी कमलापति के बारे में अगर डिस्कस करें तो इंपॉर्टेंट रहे, काफी ज्यादा न्यूज में रही है रानी कमलापति। तो ये निजाम शाह की वाइफ थी। ठीक है, जो कि गोंड डायनेस्टी से रूल करती थी, और गिरनौरगढ़ वहां पर इनका रूल हुआ करता था, 55 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल।
ठीक है, 18th सेंचुरी की ये क्वीन थी और इन्हें माना जाता है कि लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल रही थी कमलापति। गाइस ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।